हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरे सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कोई मुझे याद करवा सकता है कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? क्वेश्चन 3 तक कर लिया था, अगर मुझे सही याद है तो। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? काइंडली मुझे बता दें, आवाज आ रही है कि नहीं। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। चलो ठीक है। लो जी, अब हम अगली बात करने लगे हैं किसके बारे में। अब हम बेसिकली बात करने लगे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर। अब नेचर की बात करने के लिए, क्योंकि नेचर में क्या क्या चीजें आती हैं। डेवलपमेंट की हमने बातें कर ली थी, ठीक है। फिर हमने फंक्शन की बात कर ली थी। अब हम नेचर की बात करने लगे कि नेचर में हमारे पास क्या क्या, ठीक है। अगर हम बात करें नेचर की, तो नेचर में हमारे पास क्या है, ठीक है। नेचर में दो चीजें आती हैं हमारे पास। एक हमारे पास आती है डायरेक्ट कॉस्ट, और एक हमारे पास आती है इनडायरेक्ट। तो भी हम आसान लैंग्वेज में समझेंगे कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। आसान अल्फाज में अगर बात की जाए, तो डायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट कहने के लिए हमारे पास दो शर्तें हैं। शर्त नंबर एक, ये कॉस्ट जो है प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत, ये खर्चा प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। और शर्त नंबर दो, कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल हो। क्या? एक्यूरेटली मेजरेबल होनी चाहिए। ये दो शर्तें अगर पूरी हो रही हैं तो ही हमने उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहना है। अगर इन दोनों से कोई एक भी शर्त ना पूरी हुई तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कह सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम डायरेक्ट कॉस्ट में क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें होंगी। हमने कहा जी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कह देते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या कहना है, प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, तो हमने क्या कहा, इसको प्राइम कॉस्ट भी कहा जा सकता है। तो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन क्या है, मतलब वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली लग रहा है, ठीक है, या वो लेबर जो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली काम कर रही है, या वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। अब मटेरियल का जो प्रोडक्ट पे लगे, ये तो आसान कहानी है कि हाँ भाई मटेरियल वो वाला जो हमारा प्रोडक्ट पे लगा वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेबर जिसने उस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया वो मेरे लिए डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, रॉयल्टी। अगर मैं रॉयल्टी पे कर रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो उसको हमने क्या कहना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहना है। जैसे रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का नाम इस्तेमाल कर लिया,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रेंचाइजीज होती हैं, फ्रेंचाइजीज क्या करते हैं, वो फ्रेंचाइज दे देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स अपने फ्रेंचाइजीज दे देते हैं डिफरेंट लोगों को कि भाई आप हमारे नाम से स्कूल चला लें। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उसकी एक फिक्स परसेंटेज है जो आप हमें पे कर दिया करना। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, एक जो बात इसके अंदर याद रखने वाली है वो क्या है, एक तो हो गया डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ओके फाइन। दूसरा क्या है, कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ ना, आसान अल्फाज में इसका मतलब है ये वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट ना हो। क्योंकि फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी पार्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये पॉइंट लिख ले, बाद में भूल जाता होता है। क्या, फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट का कभी भी हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक्यूरेटली मेजरेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा जब हम ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बात याद रखनी है सिर्फ। ठीक है, जब हम ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं ये वाली बात रिपीट करवाऊंगा कि फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं बन सकती। अभी सिर्फ ये पॉइंट चलेगा है क्या, कि फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी पार्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट का कभी भी हिस्सा नहीं हो सकता। बट जो वेरिएबल कॉस्ट है वही इसका बन सकती है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल होती है इसके अंदर, क्योंकि हमें पता होता है कि एक यूनिट बनाने में खर्चा कितना हुआ। जब एक यूनिट के बनाने का खर्चा मैं एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं कहूंगा भाई ये मेरा जो है ये डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ऐसी एक मैं जनरल बात कर लेता हूँ। हम किसी मैं कोई कुर्सी बनाता हूँ, ठीक है, कुर्सी बनाने में मैं ग्लू लगाता हूँ। अब क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने का ग्लू लगा है वहां पे, आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो हालांकि है वो मटेरियल ही, और उस प्रोडक्ट के ऊपर ही लगा है, लेकिन आप एक्यूरेटली कितना का ग्लू इसके अंदर लग गया है, कितना का ग्लू। ठीक है, तो जब कोई चीज एक्यूरेटली मेजरेबल ना हो तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कह सकते। तो दो शर्तें हमने कही। ठीक है, हमने कितनी शर्तें कही, दो शर्तें कही। पहली शर्त क्या थी, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है, कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी शर्त ना पूरी हुई तो फिर वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, ओवरहेड। और ओवरहेड्स होते हैं दो तरह के। ओवरहेड्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, और एक क्या कहलाते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड कौन से, जो फैक्ट्री के अंदर के ओवरहेड्स हैं, और जो फैक्ट्री के बाहर खर्चा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या आ सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या आएंगे, वही चीजें जो हमने पहले पढ़ ली थी, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, फाइनेंस सेक्टर। ये चीजें किसकी हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। और जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं।
तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल, एनीवन, एनी क्वेश्चन? ठीक हो गया। तो बाकी भी बताया करें। और नजर भाई, मेरे ख्याल से आपका आज पहला दिन है, तो आप भी हिस्सा लिया करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, कोई मसला कर रहा है, तो आप पूछ लिया करें क्वेश्चन, ठीक है? तो बताते रहने के कोई इश्यू है या नहीं है, पार्टिसिपेट करते रहे, ताकि मुझे पता लगे आप जिंदा हैं। नहीं बेटा, कॉस्ट तो दोनों हो सकती है ना, ओवरहेड्स की भी कॉस्ट होती है, और जो है ओवरहेड भी खर्चा ही है आपका, ठीक है? और जो आप प्राइम कॉस्ट है वो भी खर्चा ही है, ठीक है? तो हर ओवरहेड जो है वो प्राइम कॉस्ट अलहदा चीज है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको ओवरहेड बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड, यस, वो उन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है? लेकिन ये कहना कि हर किस्म की कॉस्ट जो है वो ओवरहेड है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक होगी बात? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यूज है। तो बताना है आपने इसका आंसर, ठीक है? सबने पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग बी क्लास्ड एज इनडायरेक्ट लेबर? इसमें से इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है, ये बताना है। इसमें से इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है? एक ने कहा जी डी। अच्छा, एक और ने कह दिया डी। अफसा ने कह दिया बी। ओके, एक ने कह दिया सी। मतलब सबका अलग अलग आंसर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम बात कर रहे थे इनडायरेक्ट लेबर की, अब जरा थोड़ी सी बात करते हैं इसके बाद। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि असेंबली वर्कर्स के ऊपर किसी को कोई दो राय नहीं है। असेंबली वर्कर्स आर डायरेक्ट लेबर, फाइन, वो डायरेक्ट लेबर है। फिर आता है प्लास्टर्स इन अ बिल्डिंग कंपनी। बिल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जो बिल्डिंग बनाती है। तो प्लास्टर्स कौन होते हैं? जो उसके ऊपर ये जो पेंट वगैरह इस तरह की चीजें करते हैं, ठीक है? तो वो तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, क्योंकि बिल्डिंग बनाने पे डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है ना, और वही डायरेक्ट लेबर है, लेबर भी बिल्डिंग बनाने में काम कर रही है। तो प्लास्टर्स इन अ बिल्डिंग कंपनी इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, तो ये भी आंसर नहीं बना। अकाउंटेंसी फर्म, आप जो अकाउंट्स पढ़ रहे हो, उसका मेन काम क्या है? कंपनी के ऑडिट करना। तो जो ऑडिट क्लर्क होगा वो तो डायरेक्ट लेबर ही काम करेगी, उसको हम डायरेक्ट लेबर ही कहेंगे। हाँ, बी आंसर जो है वो करेक्ट है। वो क्या है? कि स्टोर असिस्टेंट इन अ फैक्ट्री ऑफिस। स्टोर असिस्टेंट है वो सिर्फ असिस्ट कर रहा है, कुछ बना नहीं रहा, स्टोर के ऊपर नजर रख रहा है, ठीक है? तो स्टोर असिस्टेंट जो है वो हमारा जो है किसी फैक्ट्री स्टोर के अंदर, वो हमारे पास क्या है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें और बताएं। क्या कह रहे हैं जी? इसका आंसर है बी। बी, तीन लोगों ने कह दिया बी। अच्छा,
नहीं, इसका आंसर बी नहीं है। इसका आंसर है, उसकी रीजन बताता हूँ क्यों। बी आंसर आपने अच्छा सोचा, नॉट बैड, कोई बात नहीं। लेकिन हमने थोड़ा सा क्रिटिकली थिंक करना, थोड़ी अंग्रेजी को भी समझना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले दिन एक बात कही थी कि दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट और दूसरी होती है अंग्रेजी। ये दफा अंग्रेजी जो है ना हमें मार देती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अंग्रेजी आपके साथ खेल गई और आप अंग्रेजी के लपेटे में आ गए। अब सुनना मेरी बात। कहते डायरेक्ट कॉज क्या है, आपने कहा बी। हम सीधे बी पे बात करें, इसका मतलब ए और सी पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि ए और सी आंसर नहीं है, तो यस ए और सी आंसर नहीं है। कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। अच्छा, सिंगल कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है, एक यूनिट की कॉस्ट आइडेंटिफाई की जा सकती है, ये बात तो ठीक है, पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल। ओके फाइन। और कॉस्ट सेंटर होता है पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट की जा सकती है, नहीं, वो तो टोटल हो जाएगा। ठीक है, हमने तो कहा पर यूनिट, और की वजह से अगर ये होता कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर ना होता, और की जगह हम क्या कहते हैं एंड होता, तब ये बात ठीक हो जाती। लेकिन यहाँ पे तो और लिखा हुआ है, और का मतलब है या दोनों में से कोई एक भी चीज होगी तो चलेगा, नहीं, एक चीज नहीं। अगर टोटल बता और पर यूनिट नहीं निकाल सकते तो फिर तो वो हम डायरेक्ट कॉस्ट कह ही नहीं सकते उसको, तो फिर मसला हो जाएगा मेरे लिए। तो ये सिर्फ और की वजह से गलत हो गया। अगर यहाँ पे और की जगह एंड आ जाता तो फिर ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक होता। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके सेंटेंस का मतलब बदल देती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सबको, इसमें कोई मसला? नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आपने पहले बताना है डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और फिर उसकी कैटेगरी ऑफ ओवरहेड भी हमें बतानी है कि कैटेगरी ऑफ ओवरहेड क्या है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहले तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, पहला क्या है हमारे पास। पहली चीज हमारे पास क्या मौजूद है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर सैलरी। जी, प्रोडक्शन सुपरवाइजर सैलरी क्या है ये, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट? अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है, सुपरवाइजर कौन होता है? सुपरवाइजर वो होता है जो नजर रखता है। नहीं नहीं, हमने प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्शन नहीं बेटा, प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्शन नहीं पूछा मैंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, हम अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। उसने सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखना है। इसका मतलब है उसने प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली काम ही नहीं करना, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है प्रोडक्शन के अंदर, वो तो खुद तो नहीं बना रहा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट, पहली कहानी क्या आ गई कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो कैटेगरी ऑफ ओवरहेड क्या आएगी, ओवरहेड की कौन सी कैटेगरी में जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स? बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स में किसका पार्ट बनेगा, जरा और डिटेल में चले जाते हैं ना, ताकि हमारी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। इनडायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में किसका पार्ट बनेगा, इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट बनेगा। गुड, ठीक हो गई बात। चलो next चलते हैं। अकाउंट्स मैनेजर सैलरी डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है? अच्छा, एक चीज याद रखनी है, आ, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स मैनेजर कहाँ बैठा होता है, हेड ऑफिस के अंदर। तो हेड ऑफिस तो मेरा फैक्ट्री से बाहर है, तो एक चीज तो ये कंफर्म हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं? तो हमने कहा भाई ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में किसका पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, बिल्कुल दुरुस्त है।
वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। हाँ जी। नाउ द थर्ड वन, डेप्रिसिएशन ऑफ द डिलीवरी वैन, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट? जी, डिलीवरी वैन है इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। कैटेगरी ऑफ ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या नॉन प्रोडक्शन? ठीक है, नॉन प्रोडक्शन में जाएगा, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में किसका पार्ट बनेगा? डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरी गुड, जबरदस्त। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट? अच्छा जी, कुछ कह रहे हैं डायरेक्ट है, कुछ कह रहे हैं इनडायरेक्ट है, और कुछ खामोश हैं। क्या? हम्म। चलो, अब एक मैं छोटी सी बात करूंगा। डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन क्या होती है? फिक्स कॉस्ट। डेप्रिसिएशन फिक्स होती है, तो जब फिक्स होगी तो वो डायरेक्ट कॉस्ट कैसे होगी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर बेस करेगी, यस, दैट इज एन एक्सेप्शन केस। जबरदस्त, जबरदस्त। अफसा बेटा, वेरी गुड। उन्होंने कहा जी कि डेप्रिसिएशन जो है वो अगर पर यूनिट बेस पे होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। तो हम इसको डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। कोशिश अच्छी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब एक चीज मैं बता देता हूँ, हम फिर भी डायरेक्ट नहीं कहेंगे उसको, बेशक वो नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड के ऊपर क्यों ना हो। उसकी रीजन क्या है? पहली शर्त तो पूरी हो जाएगी कि डायरेक्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल हो गई, ठीक है। लेकिन एक एक्यूरेटली मेजरेबल ना हुई। एक्यूरेटली क्यों? रीजन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अगर हमने पढ़ा हुआ है, आई 16 हम पढ़ के आए हुए हैं, तो आई 16 में कहते हैं डेप्रिसिएशन इज द एस्टिमेट। यस, एस्टिमेट है। तो अब एक एस्टिमेटेड चीज, हम तो कह रहे हैं एक्यूरेटली मेजरेबल होना चाहिए, एस्टिमेशन तो नहीं चलेगी यहाँ पे। हमने कहा था एक्यूरेटली अगर बता सकते हो तो वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। तो इसका मतलब है अगर डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड पे भी आ गई तो भी हम उसको डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना सकते, बिकॉज इट्स एन एस्टिमेट। गुड, अच्छी बात है। खुद ही जवाब खुद ही अपनी गलती सुधार ली है, वेरी गुड। तो हमेशा ही ये इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगी। पहली रीजन फिक्स है, दूसरी चीज ये एस्टिमेट है, तो ये कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बन सकती। अच्छा, अगला, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट तो पूछ, किधर क्या? हाँ, प्रोडक्शन ओवर, मैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो पूछ नहीं रहा, मैं तो कैटेगरी ऑफ ओवरहेड पूछ रहा हूँ कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स है या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। Yes, बिल्कुल ठीक है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कौन कौन सा पार्ट आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बिल्कुल ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट, वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट?
वेरी गुड। इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट। गुड। कैटेगरी ऑफ ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड? इसलिए कहते हैं काक्यो लकीर तो फकीर नहीं बनना। बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट तो ओवरहेड होती ही नहीं है। क्या हो गया? कैटेगरी ऑफ ओवरहेड नॉट एप्लीकेबल। जाग जाओ। यस। ओवरहेड तो सिर्फ इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स बोला जाता है। तो ये तो इसलिए कैटेगरी ऑफ ओवरहेड उसने ऊपर मेंशन कर किया था मुझे। कैटेगरी ऑफ ओवरहेड बताओ। तो कैटेगरी ऑफ ओवरहेड तो एप्लीकेबल ही नहीं है इसके ऊपर। हाँ, वैसे डायरेक्ट लेबर है, गुड, लेकिन ओवरहेड का पार्ट नहीं है। तो कैटेगरी ऑफ ओवरहेड में नॉट एप्लीकेबल। कुछ भी नहीं लिखेंगे, खाली जाएगा। तो हमेशा जरूरी नहीं कि हर चीज का जवाब हो। इसलिए कहते हैं सवाल आंखें खोल के पढ़ना है। अजान हो रही है, तो अजान के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में तो किसी को कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई मसला? ओके, गुड। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 7। Classify the given cost to the appropriate cost category. Place a tick in each row to the column with appropriate cost categories. जी, बताना है कि ये किसका हिस्सा है। एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश की जाए। चल, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, small amount of icing sugar sprinkled on some of the cake. जी, किसका पार्ट है? गुड। इनडायरेक्ट मटीरियल। फिर क्या आ गया? वेजेस ऑफ द फैक्ट्री सुपरवाइजर। हाँ जी, वेजेस ऑफ द फैक्ट्री सुपरवाइजर।
इनडायरेक्ट लेबर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, व्हीकल रेंटल कॉस्ट ऑफ अ डिलीवरी वैन। हाँ जी, व्हीकल रेंटल और कॉस्ट ऑफ द डिलीवरी वैन। नहीं, डिलीवरी जो होती है वो फैक्ट्री के बाहर होती है, तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। ठीक है, तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जाएगा। एग्स, अंडे। हाँ जी, अंडों की कहानी। बेकरी के लिए, बेकरी है, समझ लो। चलो, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट, wages of the person who packs the bread at the end of the production line. डायरेक्ट लेबर इज द राइट ऑप्शन। पहली चीज है वो वेजेस है, वेजेस पर आर या पर यूनिट पे किए जाते हैं। दूसरा, वो जो ब्रेड पैक कर रहा है, ब्रेड ब्रेड तो हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, तो ये तो डायरेक्टली इन लेबर जो है इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो ये पैकिंग में आता है बेसिकली। ठीक है, तो इट्स अ डायरेक्ट लेबर। अच्छा, नेक्स्ट वन, ऑफिस ऑफिस मैनेजर्स वेजेस। जी। हाँ भाई, बाकी भी बोले, ऑफिस मैनेजर्स वेजेस। नहीं, इनडायरेक्ट लेबर नहीं है। ऑफिस जो होता है वो मेन ऑफिस है ना हमारा। ठीक है, मेन ऑफिस जो होता है वो हमेशा फैक्ट्री के बाहर होता है, तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। गुड। जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट है। तो ये तो फैक्ट्री के अंदर के खर्चे हैं सारे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जो फैक्ट्री के बाहर के खर्चे हैं वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएंगे। बिजनेस रेट्स, रेट्स क्या होते हैं? लोकल गवर्नमेंट टैक्स, टैक्स को बोलते हैं। ठीक है, बिल फॉर द बेकरी। जी। हम्म, एक ने कहा जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाकी बताओ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके, बिल्कुल ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ही क्योंकि प्रोडक्ट पे नहीं लग रहा। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट टैक्स है जो बेकरी के लिए है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली बेकरी, होल बेकरी के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो इट्स अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके। लास्ट है द कॉस्ट ऑफ वन ऑफ मशीन सेट अप फॉर द स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर। हम्म, नहीं, रॉयल्टी नहीं कह सकते, लेकिन करीब करीब हो। गुड।
इसको एग्जैक्टली रॉयल्टी नहीं कहा जा सकता, दैट इज नॉट रॉयल्टी। बट हाँ, एक चीज हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस जरूर है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज सिर्फ ऐड ऑन करा रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, अगर हम कोई भी खर्चा किसी स्पेसिफिक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, कोई मशीन लेकर आए हैं, कुछ भी हमने स्पेसिफिक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कोई भी खर्चा किया है, ये ऐड कर लो, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, कोई भी खर्चा। ठीक है, कोई भी खर्चे का मतलब क्या है? कोई भी खर्चा हमने स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए किया है, मतलब हमें एक खास ऑर्डर, फॉर एग्जांपल मेरा एक रेस्टोरेंट है, तो एक तो डेली कस्टमर्स आते हैं ना मेरे पास, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अब जो डेली कस्टमर्स मेरे पास आते हैं, उसमें एक मेरे पास एक वैसे ही कस्टमर आया, उसने कहा जी कि मैंने आज घर पे दावत रखी है, तो 200 लोग आने हैं मेरे घर पे, तो 200 लोगों का खाना बना दो मुझे। अब वो जितना खर्चा होगा वो उन 200 लोगों के खाने के लिए होगा एक्स्ट्रा, तो जितना उन 200 लोगों के लिए जो जो चीजें, जो जो इंग्रेडिएंट, जो जो लेबर, जो काम होगा उसके अंदर, वो स्पेसिफिक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए होगा। तो जब कोई चीज स्पेसिफिक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए खर्चे होंगे, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। ये एक एक्स्ट्रा चीज आपने ऐड कर लेनी। इसमें कोई मसला, कोई सवाल? गुड। चलें जी, ठीक है। अब अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। बिहेवियर वाइज अगर मुझे क्लासिफाई करनी है चीजें, तो कितने तरीके से क्लासिफाई की जा सकती हैं? चार क्लासिफिकेशन है मेरे पास बेसिकली बिहेवियर में। बिहेवियर में कितने किए हैं? नंबर वन, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऐसा खर्चा जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज ना हो। ठीक है, ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोडक्ट बनाने या प्रोडक्ट ना बनाने से उस खर्चे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने जगह रेंट पे ली थी, अब जब जगह मैंने रेंट पे ले ली, अब चाहे मैं उधर काम करूं या काम ना करूं, रेंट तो मैंने लाजमी पे करना है। कम काम करूं या ज्यादा काम करूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कॉस्ट में हमेशा क्या रहना है? सेम रहना है। तो इसका ग्राफ कुछ इस किस्म का होता है। लेकिन अगर यही मैं कहूँ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो बाय द टाइम क्या होती है? ठीक है, कम होती रहती है। तो जितने ज्यादा यूनिट्स बनाते जाओगी, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। इसमें कोई मसला? फिक्स कॉस्ट के ग्राफ। हाँ जी भाई, फिक्स कॉस्ट के ग्राफ में किसी को कोई मसला? ठीक है, दूसरी चीज क्या रहती है मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड चीज क्या है मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? होते हैं।
यूनिट्स बनाओगे उतना ज्यादा खर्चा होगा। एक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मार्कर बनाता हूँ 30 रुपए का, तो दो मार्कर बनेंगे 60 के, तीन मार्कर बनेंगे 90 के, चार मार्कर बनेंगे 120 के। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस किस्म का होगा। ठीक होगी बात। अच्छा, लेकिन जब हम ओबिडियन कॉस्ट पर यूनिट की बात करें, बिल्कुल ठीक है। वन बेटा, नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कभी चेंज नहीं होगी। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहने वाली है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर एक यूनिट 30 का है तो बस एक यूनिट 30 का ही रहेगा, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक होगी बात, इसमें कोई मसला। कहानी क्लियर है। नंबर 3, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। इसमें कुछ हिस्सा फिक्स होता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। कुछ हिस्सा फिक्स हो गया और कुछ हिस्सा इसका वेरिएबल होगा। ये जो इतना एरिया होता है ये कहलाता है फिक्स कॉस्ट। ये वाला एरिया जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और ये वाली लाइन होती है, ये लाइन होती है टोटल कॉस्ट। ठीक होगी बात। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को मिला लें तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हम एक कंपनी चला रहे हैं, तो हमने कंपनी में कुछ लोग सैलरी पे हायर किए हुए हैं और कुछ लोगों को हम पर यूनिट पैसे पे करते हैं। तो कुछ हिस्सा मेरा फिक्स है और कुछ हिस्सा मेरा वेरिएबल है। तो भाई अगर जिन बंदों को मैंने सैलरी पे हायर कर रखा है, उन वो हम मैं उस महीने में काम करवाऊं या काम ना करवाऊं, मैंने उनको सैलरी पे लाजमी करनी है। ठीक है। और जो वेरिएबल है, जितना मटेरियल लगेगा या जो लेबर मैंने जो है वो वेजेस पे हायर कर रखी होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे उतना ही खर्चा उनके ऊपर हो रहा होगा। हाँ, फिक्स सैलरी प्लस ओवर टाइम भी किसी तरह कह सकते हो। ठीक है, ये भी एक सेमी वेरिएबल की एग्जांपल है। बिल्कुल ठीक है। तो आमतौर पर ओवर टाइम जो होता है वो 15 दिन चल रहा होता है, तो ये हम इसको एग्जांपल के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन असल इम्तहान अभी आएगा। अगर मुझे कोई ये वाले ग्राफ की एग्जांपल दे जाए, ये भी सेमी वेरिएबल का ग्राफ है। इसमें कुछ हिस्सा फिक्स है, कुछ हिस्सा वेरिएबल है। इसके ऊपर आप लोगों ने मुझे कोई एग्जांपल दी, ये ग्राफ किन सिचुएशन में लग सकता है सेमी वेरिएबल का।
हाँ जी भाई, इस ग्राफ के ऊपर कोई एग्जांपल देते हैं जिसमें कुछ यूनिट्स तक वो फिक्स रहता है और फिर उसके बाद वो वेरिएबल बन जाता है। हाँ, इसके ऊपर एक एग्जांपल देनी है, रियल लाइफ एग्जांपल। ये कब हो सकता है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आप 1 यूनिट भी इस्तेमाल कर लो तो बिल आ जाता है। उसका कुछ हिस्सा फिक्स, वो तो ये वाली ग्राफ की एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इसके अंदर आता है। मैमूना बेटा, गुड ट्राई, लेकिन नहीं, ये भी गलत है। तो वो तो फिर आपने चेंज कर दिया ना, तो वो तो फिर फिक्स रहा ही नहीं। तो हमने तो ये कहा कि कुछ यूनिट तक फिक्स रहेगा और उसके बाद वेरिएबल होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सेल्समैन का कमीशन, आप सेल्समैन हायर करते हो, उसको आप कहते हो भाई मैं सैलरी दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने ये टारगेट अचीव कर लिया, कितने यूनिट्स तुमने सेल कर दिए, तो उससे ऊपर जितने यूनिट सेल करोगे, हर एक्स्ट्रा सेल के ऊपर तुम्हें एक्स्ट्रा कमीशन। ये भी सेमी वेरिएबल की एग्जांपल में आता है, और ये वाला ग्राफ जो है वो अप्लाई होता है। ठीक होगी बात, इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? एनी वन, एनी क्वेश्चन? ठीक है। नंबर 4, स्टेप फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है? कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स तक कॉस्ट फिक्स रहे, और फिर अचानक से उसके अंदर फिक्स कॉस्ट में ही एक अचानक से जंप आ जाए। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मेरे पास एक स्टोर मौजूद है, और वो स्टोर मैंने रेंट पर लिया हुआ है। बेटा, सेमी का जो ग्राफ 2 था, उसमें मैंने आपको ये कहा सेल्समैन का कमीशन जो है उसकी एग्जांपल है। तो सेल्समैन को कमीशन देते हो, सेल्समैन कमीशन, आप उसको हायर करते हैं, सेल्समैन को आप उसको सैलरी पे हायर करते हो, आप उसको कहते हो यार मैं तुम्हें 30,000 रुपये सैलरी दिया करूंगा पर मंथ। अच्छा, लेकिन तुम्हें एक इंसेंटिव है, वो क्या है? ये तुम अगर 100 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स बेचने में कामयाब हो गए, तो हर यूनिट के ऊपर तुम्हें 500 रुपए का कमीशन मिलेगा। इसका मतलब है 100 यूनिट्स तक उसकी सैलरी फिक्स है। कितनी? 30,000। जब वो 100 यूनिट से ज्यादा बेचना शुरू करेगा, तो फिर पर यूनिट उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते चले जाएंगे। तो पहले फिक्स रहा 100 यूनिट्स तक, और फिर आगे वेरिएबल बन गया। क्लियर? ओके। अब वो देखना पड़ेगा बेटा, बोनस जो मिलेगा, अगर तो बोनस फिक्स है, तो फिर और तरह का ग्राफ है, ठीक है। नहीं, लेबर को तो हम पहले वेरिएबल पे करते हैं ना, लेबर तो फिक्स होती ही नहीं है आमतौर पे। तो लेबर तो पहली वेरिएबल पे चल रही है, उसको रेट ज्यादा कर दिया जाता है। वो और तरह का ग्राफ है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर, हाँ, जो उसका सवाल है, किसका क्या नाम है, हाँ,
ये जो सवाल पूछा है नजब ने, देखो, अगर तो आप सैलरी पर्सन और फिर बोनस मिले तो बोनस में फिर आपको देखना पड़ेगा। अगर पर यूनिट बोनस है तो फिर हाँ ये वाला ग्राफ बन सकता है। लेकिन अगर पर यूनिट बोनस नहीं है, टोटल बोनस है, तो वो फिर एक अलग से इंसेंटिव। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी, अगर तुमने ये चीज अचीव कर ली तुम्हें 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो फिर स्टेप फिक्स कॉस्ट में चला जाए। ठीक है, कि मतलब इतने यूनिट्स बनाने के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा 10,000 रुपये मिल जाएंगे, तो सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो स्टेप फिक्स कॉस्ट में एक किस्म का वो आ जाएगा। क्लियर होगी बात? डिपेंड करता। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या थी? एक स्पेसिफिक यूनिट तक कॉस्ट फिक्स रहेगी, फिर उसके अंदर क्या आएगा, इंक्रीज आ जाएगा। फिर एक स्पेसिफिक यूनिट तक सेम रहेगी, फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर चेंज आता रहेगा। या जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक क्या है, स्टोर रूम है। स्टोर मैंने रेंट पे लिया हुआ है और स्टोर की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स रखने की। तो जब तक 10,000 यूनिट्स में स्टोर किए हुए हैं, मुझे एक ही स्टोर की जरूरत है। लेकिन जैसे ही 10,000 से ज्यादा, नहीं, फैक्ट्री रेंट नहीं कह सकता आप इसकी एग्जांपल। फैक्ट्री रेंट स्टेप फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल नहीं होगी। उसकी रीजन ये है कि हम आमतौर पे जो अकाउंट्स या जो भी चीजें बनाते हैं वो एक साल के अंदर अंदर बनाते हैं। तो एक साल के अंदर एक साल का रेंट तकरीबन सेम ही रहता है। ठीक है, तो साल बाद जो है वो हमारा रेंट बढ़ता है, तो एक साल तक तो फिक्स ही रहेगा, उसने चेंज नहीं होना था। तो रेंट को आप फिक्स कॉस्ट में ही कंसीडर करते हो, स्टेप फिक्स कॉस्ट में कंसीडर नहीं करते। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई अगर मैंने 10,000 यूनिट्स तक की कैपेसिटी मौजूद थी, ठीक है, तो 10,000 की कैपेसिटी मौजूद थी मेरे स्टोर में। तो जब तक तो 10,000 यूनिट्स मैंने स्टोर करनी है, तब तक तो मेरे पास एक स्टोर रूम है। अगर मेरे पास 10,000 से ज्यादा यूनिट्स जमा हो गए, तो फिर मुझे एक और स्टोर जो है वो रेंट पर लेना पड़ेगा। तो जैसे 10,001 यूनिट होगा, जैसे ही 10,001 यूनिट होगा, तो मुझे अगले यूनिट के लिए अचानक से नया वेयर हाउस रेंट पे लेना पड़ेगा, जिसकी कैपेसिटी जो मर्जी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, 7,000 भी हो सकती है। तो अचानक से क्या होगा, फिक्स कॉस्ट में इंक्रीमेंट आएगा। ये वाला जो है, ये वाला क्या आया, इंक्रीमेंट आया है ये वाला। अचानक से मेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। बिल्कुल ठीक है, न्यू ब्रांचेस ओपन करना, न्यू ब्रांच ओपन करेंगे तो रेंट बढ़ जाएगा मेरा, वेरी गुड। ठीक है, मशीन फॉर प्रोडक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि मशीन के ऊपर फिक्स खर्चा नहीं है। ठीक है, हाँ ये जरूर कह सकते हैं। लेकिन वो फिक्स नहीं है ना, क्योंकि वो रेगुलर बेस पे खर्च नहीं है, वो तो वन टाइम खर्चा है। वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, मशीन का जो खर्चा है। ठीक है, आ, तो एक्स्ट्रा मशीन पे जो लेकर आ रहे हो वो भी फिक्स कॉस्ट में नहीं आएगी ना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसकी डेप्रिसिएशन हाँ जरूर कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन अचानक से बढ़ गई, तो डेप्रिसिएशन को आप फिक्स कॉस्ट में कंसीडर कर सकते हो, मशीन की कॉस्ट को नहीं कर सकते। मशीन इटसेल्फ इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, उसकी डेप्रिसिएशन को हम स्टेप फिक्स कॉस्ट में कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है तो, अदरवाइज नहीं। ये वाली बात क्लियर, इसमें किसी किस्म का कोई मसला? और अगर पर यूनिट देखें, स्टेप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कैसे बनता है? स्टेप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कैसा है? उसके अंदर पहले अचानक से डिक्लाइन आएगा, फिर अचानक से ऊपर जाके फिर डिक्लाइन आएगा, फिर अचानक से ऊपर जाके फिर डिक्लाइन आएगा। तो इस तरह से ये स्टेप अप होता रहा करेगा। ये किसका है?
फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ होगा जिसको भी डिक्लाइन आएगा, फिर जब अचानक से इंक्रीज होगा तो फिर अचानक से उसके अंदर एक उछाल आएगा, फिर दोबारा से वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो थ्योरी क्वेश्चन नंबर 8 से पहले पहले तक सारी पढ़ लें। नोट्स मैंने आपको ग्रुप में भेजे हैं। तो ये आपने, ये क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ से शुरू हो रहा है उससे पहले पहले पूरा सारा पढ़ लें। ठीक है। और कोई चीज पूछने वाली है कुछ समझ लगा। बेटा मैंने ग्रुप में भी नोट्स भेजे, मैं वहां से भी देख सकते थे। ठीक है ना, आप पढ़ लिए हैं।
ठीक है, तो ये किसी का कुछ सवाल है? और सर, क्वेश्चन नंबर एक क्या? क्वेश्चन एक में आपने बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कहता है कि द सैलरी ऑफ एन ऑफिस मैनेजर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। जी। ऑफिस मैनेजर की सैलरी जो है, क्या वो फिक्स कॉस्ट है या वो फिक्स कॉस्ट नहीं है? करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ये जुमला? हाँ जी भाई, बाकी भी बोलो। वेरी गुड। ये करेक्ट है। ठीक है। सेकंड, the wages of a delivery driver paid at an hourly rate are always a variable cost. हाँ जी, करेक्ट है। ठीक है। ओके। करेक्ट हो गया। कॉस्ट ऑफ ingredient फॉर अ रेस्टोरेंट इज यूजुअली वेरिएबल। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ठीक है, ये भी करेक्ट। अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या कहा कि आपने हर एक में से चारों चीजें बतानी। क्या? आपने उसका एलिमेंट भी बताना है, उसका फंक्शन भी बताना है, उसका नेचर भी बताना है और उसका बिहेवियर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एलिमेंट की। वुडन शीट में एलिमेंट कौन सा होगा? जी। मतलब मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है? हाँ, ये आएगा मटेरियल। है वुड नहीं बेटा, एलिमेंट। ने तीन पढ़े, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अच्छा, फंक्शन कौन सा होगा? प्रोडक्शन पे नॉन प्रोडक्शन? फंक्शन में आने का प्रोडक्शन। तो नेचर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन। गैस का फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, स्टेप फिक्स्ड। हाँ जी।
बिहेवियर क्या है इसका? वेरिएबल। सैलरी ऑफ द स्टोर कीपर। एलिमेंट क्या है इसका? लेबर है। फंक्शन प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन। स्टोर कीपर है, प्रोडक्शन है। क्या हो गया? मैंने कहा था कि स्टोर जो होता है वो फैक्ट्री के अंदर होता है, वेयर हाउस फैक्ट्री से बाहर होता है। तो प्रोडक्शन नेचर क्या है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर कभी प्रोडक्ट नहीं बनाता। इनडायरेक्ट। बिहेवियर। फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। नेल या ग्लू? एलिमेंट। नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल वाली अभी सिर्फ एलिमेंट की बात हो रही है। एलिमेंट में क्या है? ये एलिमेंट में मटेरियल है। फंक्शन। प्रोडक्शन है। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, ठीक है। ग्लू एग्जैक्टली कितनी महंगी है मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, एग्जाम्पल भी दी थी मैंने। एक्यूरेटली मेजरेबल नहीं है कि कितने की ग्लू है। कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल नहीं है, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। बिहेवियर। फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल या क्या? गुड। वेरिएबल है, क्योंकि जितनी ग्लू लगेगी उतना ज्यादा खर्चा होगा। कम ग्लू लगेगी कम खर्चा होगा, ज्यादा ग्लू लगेगी तो ज्यादा खर्चा होगा, तो फिक्स नहीं है। ठीक है। हेड ऑफिस का रेंट एक्सपेंस है। ठीक है। फंक्शन नॉन प्रोडक्शन, गुड। नॉन प्रोडक्शन हो गया। नेचर इनडायरेक्ट, ठीक है। और बिहेवियर इसका क्या हो गया? फिक्स। नेक्स्ट क्या आ गया? सेल्फ ऑफ प्रोडक्शन वर्कर। सेल्फ ऑफ प्रोडक्शन वर्कर लेबर है। ठीक है। प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? हल्की सी मार खा गए यहाँ पे। इनडायरेक्ट। क्यों? बाकी सैलरी है। सैलरी फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं हो सकती। जी। और बिहेवियर इसका फिक्स है। तो कोई बात। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 10। क्या बताना है? ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है।
तो ट्रूथ बताएं या फॉल्स बताएं, वही बेकरी वाला सवाल है। बेकरी वाले को कंसिडर करते हुए आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। कहता है रवि क्लासिफाइज द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू लोकल कैफेज एज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। दिस इज एन एग्जांपल टू क्लासिफाई कॉस्ट बाय बिजनेस फंक्शन। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? गुड, इट्स ट्रू। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट, रवि एनालाइजेज RQB's main production cost between the ingredients used and the wages of employees working in the। अच्छा बेटा देखो, डिलीवरी दे रहे हैं ना हम प्रोडक्ट्स की, डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाएगा ना। तो हमने फंक्शन है ना उसका, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इट्स अ फंक्शन। फंक्शन है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? डिलीवरी के थ्रू। ठीक है, ये फंक्शन है उसका, तो फंक्शन में ही हम इसको ट्रांसफर करेंगे। अच्छा नेक्स्ट, रवि एनालाइजेस RQB's मेन प्रोडक्शन कॉस्ट बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड and the wages of employees working in the bakery. This is an example of classifying cost by behavior. True or false? Good. False है ये। जबरदस्त। Rabi has authorized the office manager to purchase office supplies and other products and services required to run the office. ठीक है, Rabi review office and administration cost monthly, asking the office manager to justify the expenditures. This is an example of classifying cost by function. गुड, गुड, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक कहानी सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला? चलो फिर अब नया टॉपिक शुरू होना है। पता रहे कि पता कर लेंगे। जी बेटा, पूछें। ट्रू कैसे? देखो, रबी ने क्या किया है, रबी हैज ऑथराइज द ऑफिस मैनेजर टू परचेज ऑफिस सप्लाईज एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सके ऑफिस की। ठीक है, तो ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का और उनके ऑफिस सप्लाईज जो भी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, उसको चलाने के लिए उसने ऑथराइजेशन दी है ऑफिस मैनेजर को, ताकि वो चीजें खरीद सके। तो बाद में रवि जो है वो रिव्यू कर रहा है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मंथली कितनी आ रही है। तो बेसिकली स्पेसिफिक क्या है, वो कहाँ पे बैठे हुए फंक्शन है ना। फंक्शन क्या है? हमने फंक्शन में क्या पढ़ा था? फंक्शन में कितने तरह के फंक्शन होते हैं, बताओ जरा। क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। तो ये दोनों किसका पार्ट है? नॉन प्रोडक्शन का पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन भी और ऑफिस को जो हमने करना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ऑथराइज किया हुआ है उसके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के तरफ, अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट भी कर रहा है।
ठीक है, और हमें और अभी उससे जस्टिफिकेशन भी मांग रहे हैं कि हाँ भाई ये खर्चा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो वो अपने डिपार्टमेंट में सारे फंक्शन का सारे खर्चे कर रहे हैं ना। तो जो जो उसको फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं उस अपने फंक्शंस के मुताबिक उसने क्या किया है, बेसिकली खर्चे किए हैं। तो और उसी की एक्सप्लेनेशन उससे मांगी गई है, किसी और के फंक्शन में घुसकर तो नहीं खर्चे कर रहा। तो अपने ही जो उसके पास फंक्शंस मौजूद है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मौजूद है, उसको ही उसने फुलफिल करना है, और उसी का हिसाब उससे मांगा जा रहा है। कोई मसला? हमने हमने तो वो जवाब ही नहीं देना कि ये प्लानिंग है या कंट्रोल है या डिसीजन मेकिंग है। वो तो सवाल ही नहीं है। हमने तो ये बताना है कि क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट है, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन है, या क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर है, या क्लासिफिकेशन बाय नेचर है। हमने तो उसके हिसाब से जवाब देना था। हमने उस सेंस में तो जवाब भी नहीं देना, क्योंकि उसने कहा कि दिस बी एग्जांपल बाय क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, तो यस ये फंक्शन है। हाँ, कंट्रोल एक अलग कहानी है कि हम पूछगछ कर रहे हैं, हम उसको हिसाब किताब मांग रहे हैं। कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल उसने पूछा नहीं हमसे। तो कंट्रोल के सेंस में पूछ रहा था, हम उसके सेंस में जवाब दे देते। कोई मसला? क्लियर है? चलो, गुड हो गया। तो ठीक है, बात है कुछ सकता, क्या पूछ सकते? नहीं लेक्चर में। ठीक है, तो वो बाकी चला भाई, अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।